जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और दोस्तों, हिंदी साहित्य वाले हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो मास्टर कैडर वाले हों, यूपी पीजीटी, टीजीटी, एचपी टेट, एच टेट वाले हों, सभी के लिए दोस्तों रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है हिंदी साहित्य की, ठीक है। और अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो सेल्फ स्टडी क्लासेस और ऐप को कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक है। यहां पर हिंदी साहित्य का दोस्तों और हिंदी व्याकरण का कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, जहां पर आपको लाइव क्लासें भी दी जाती हैं, विस्तृत अध्ययन का रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको दिया जाता है, ट्रिकी वीडियो भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों, नोट्स भी यहां पर आपको दिए जाते हैं। साथ ही लाइव क्लास के माध्यम से आपका डाउट सॉल्यूशन और टॉपिक क्लियर किए जाते हैं दोस्तों। और हर टॉपिक के बाद यहां पर दोस्तों आपका टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसमें आपकी आंसर शीट भी दी जाती है, रिजल्ट भी दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको डाउनलोड करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप, और दोस्तों कोर्स भी आप खरीद सकते हो 30 नवंबर तक मात्र 1200 रुपए में दोस्तों, एक कूपन 300 रुपए का कूपन कोड यूज करके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 66 में आपको यहां पर बताना है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सभी लोग बताएंगे तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी या फिर बूंद और समुद्र। यानी कि 4 विकल्प आपके सामने हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास है वो कौन सा है, ये आपको बतानी है। सभी लोग बताएंगे सरिता जी, मयंक जी, ममिता मेहता जी और मलका बिश्नोई जी। प्रश्न क्रमांक 66 है उपन्यास में, और आपको बताना है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है। और सभी लोग बिल्कुल सटासट आंसर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, बोले सर सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। तमस दोस्तों ये 20वीं साहिनी का उपन्यास है, और ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है भारत विभाजन के पूर्व, और यह 2 भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है, और दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों कि जो तमस उपन्यास है ये सांप्रदायिक समस्या को पर लिखा गया उपन्यास है, और ये 20वीं साहिनी का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, और कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आपसे पूछा जाता है कि तमस उपन्यास निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाक विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई। तो कौन सी नहीं लिखी गई, तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या फिर राग दरबारी। यानी कि प्रश्न क्रमांक है अपना 67, और आपको चयन करना है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। एक क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं एक बार, इसलिए किसी का प्रश्न एक गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे भारत पाक विभाजन पर आधारित जो पुस्तक नहीं है वो कौन सी नहीं है। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर तमस 20वीं साहिनी का है, लेकिन जो राग दरबारी है ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। भारत विभाजन को लेकर राग दरबारी पुस्तक नहीं लिखी गई। यह प्रसिद्ध व्यंग उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है राग दरबारी, है ना। राग दरबारी, सीमाएं टूटती गई, ये उपन्यास किसके हैं दोस्तों, ये श्रीलाल शुक्ल के हैं, ठीक है। सूनी घाटी का सूरज भी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। फिर से आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा उपन्यास है जिसका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं माना जाता। तो अमित मिश्रा जी, प्रश्न क्रमांक 68 का आपको चयन करना है, किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। और सुबह 9:30 बजे क्लास भी आ रही है दोस्तों हिंदी साहित्य की, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं सुबह
9:30 बजे। ठीक है, और किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वो दोस्तों उपन्यास है कौन सा? कर्मभूमि। अभी तो हमने पढ़ा था झूठा सच, ये यशपाल का है। आधा गांव, ये दोस्तों राही मासूम रजा का है। ये तो है भारत पाक विभाजन पर आधारित तमस्वी है। लेकिन जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि प्रेमचंद जी का, ये अपन ने पढ़ा था कि उपन्यास जो कर्मभूमि 1933 का माना जाता है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? तो पाप और पुण्य का आपको 69 में चयन करना है। हेमलता सिंह जी, ममता जी, सभी लोग चयन करेंगे पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य, बोले सर पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को, पाप और पुण्य का कोई चरित्र नहीं होता, चित्र नहीं होता, पाप का चित्र नहीं होता, पुण्य का चित्र नहीं होता। तो ये चित्रलेखा में, जो कि भगवती चरण वर्मा की का उपन्यास है चित्रलेखा, और इसमें पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक विकास को दोस्तों प्रस्तुत किया गया है। और चित्रलेखा, अर्चना जी, अंश जी, अनिता जी, बिल्कुल सही नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट हो जाएगा। और फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है और भगवती चरण वर्मा को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उनका उपन्यास चित्रलेखा है। ठीक है, इनके उपन्यास देखो दोस्तों कौन कौन से हैं? पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सीधी सच्ची बातें तथा सबही नचावत राम गोसाई। ये उपन्यास किसके हैं? ये उपन्यास है अपने भगवती चरण वर्मा के। यहां पर दिया है टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते दोस्तों भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए सीधे साधे रास्ते, तो ये रांगे राघव का उपन्यास है। सीधे साधे रास्ते रांगे राघव का उपन्यास है, जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? और 70 का अधिकांश लोगों ने बता दिया कि सर चित्रलेखा की अगर बात करोगे तो चित्रलेखा में पाप और पुण्य के चरित्रांकन इसमें किया गया है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है, यानी कि उपन्यास है। ठीक है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बाबन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बाबन दास बताना, बाबन दास है ना, बाबन दास बताएंगे अस्मित शर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 71 का। और जो भी साथी चाहते हैं कोर्स लेना हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स, टिर्की कोर्स है ना, टिर्की कोर्स, साथ ही विस्तृत कोर्स और दोस्तों हिंदी साहित्य के टेस्ट, वो संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर भी चल रहा है। बाबन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है मेला आंचल। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है दोस्तों मेला आंचल, और इसका पात्र है बाबन दास, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुशल परिवर्तन, खुशबू यादव जी, मेला आंचल उपन्यास का पात्र बाबन दास। कालीचरण है ना, कमलीदा डॉक्टर प्रशांत है। प्रति परिकथा के पात्र जितेंद्र तथा इरावती है। होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिडिया, झुनिया आदि ये गोदान के पात्र माने जाते हैं। और गोदान तो आपको पता है कि गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है ना। गोदान को याद रख लेना। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? 72 का आंसर बताना है। जब आप प्रेम उपन्यास को पढ़ते हो तो उपन्यास को व्यवस्थित पढ़ना है। कैसे व्यवस्थित पढ़ना है? कि उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया। राजेंद्र शर्मा जी, उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास भी आपको पढ़ना है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा प्रेमचंद पूर्व उपन्यास है, या प्रेमचंद पूर्व का उपन्यासकार है, या प्रेमचंद युग का उपन्यास है, या प्रेमचंदोत्तर युग का उपन्यास है। तब आपकी गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं, सीधे सीधे पढ़ लिया। बोले सर गोबर की अगर बात करते हो तो गोबर ये प्रेमचंद जी के
गोदान, गोदान का पात्र है गोदान, है ना, गोदान का। और यहां पर दिया है गो, और गो को मतलब गाय माता, और गाय माता का क्या होता है गोबर, है ना। तो गोबर पात्र किसका है, गोदान का। गोदान ग्रामीण जीवन का जिसे महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। बहुत ही बढ़िया है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। गबन का है, गोदान का है, निर्मला का है, या फिर प्रेमाश्रम का है। तो प्रश्न क्रमांक 73 का उत्तर बताना है मधुराज जी। उत्तर क्या हो जाएगा, अन्नापूर्णा गुप्ता। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। हाँ, और यहां पर आपका 73 दोस्तों आपको पता है कि जो प्रेमाश्रम है ये उपन्यास है प्रेमचंद जी का, और ये वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना के आधार पर ये उपन्यास माना जाता है, आधारित उपन्यास माना जाता है प्रेमाश्रम। और प्रेमचंद प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद ने किस उपन्यास में राम राज्य की कल्पना की है, तो राम राज्य की इन्होंने प्रेमाश्रम में की है। और इन्होंने कहा है कि प्रेम के माध्यम से समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना इस प्रेमाश्रम उपन्यास में इन्होंने चित्रित किया है। यह उपन्यास वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमाश्रम के किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस तथा अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। इस प्रकार से ये प्रेमाश्रम उपन्यास दोस्तों याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास पर गांधीवाद का दर्शन है, प्रभाव है। ये तो सभी को पता है, वस्तुतः हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी है प्रेमाश्रम, है ना। और प्रेमाश्रम प्रेमचंद के गो से आफियत का हिंदी अनुवाद भी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। तो गांधीवाद से प्रभावित यहां पर जो उपन्यास दिया है वो कौन सा है, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, या फिर सेवा सदन। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित माना जाता है, वो बताना है। नीलकमल ठाकुर जी, अर्चना कुशवाहा जी। और सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें प्ले स्टोर में, सेल्फ स्टडी क्लासेस पूरा आपको लिखा होगा, जहां पर दोस्तों बहुत सारे वीडियो भी उपलब्ध हैं और कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो वो है दोस्तों रंगभूमि। रंगभूमि जो उपन्यास इनका सी नंबर है दोस्तों, ये गांधीवाद से प्रभावित माना जाता है ना। और प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि के गांधीवादी नायक सूरदास का व्यक्तित्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। और ये सूरदास भी पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। तो सूरदास है दोस्तों रंगभूमि का। सूरदास काय का है, रंगभूमि का है। सूरदास पात्र है रंगभूमि का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रख लोगे, ठीक है। सूरदास का साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा और प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि विचार गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये उपन्यास है किसका, प्रेमचंद का, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, या फिर गोदान। तो रंगभूमि का पात्र है कौन, सूरदास, जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद सीधे हम यहां पर आते हैं दोस्तों, इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको चयन करना है कि रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष है। रंगभूमि में सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है सूरदास। रंगभूमि में 3 पात्र हैं, महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक। रंगभूमि में 3 पात्र हैं दोस्तों, महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक। प्रेमचंद ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको गलत नहीं करना। 75 को सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र माना जाता है। और यहां पर साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बोले सर सूरदास प्रेमचंद के जो रंगभूमि उपन्यास है, रंगभूमि उपन्यास इसका पात्र माना जाता है। और इसमें 3 पात्र हैं,
महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? साथियों भूलना नहीं है, रंगभूमि। सूरदास रंगभूमि का पात्र है। रंगभूमि यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये रंगभूमि का पात्र माना जाता है दोस्तों सूरदास, है ना। और सूरदास प्रेमचंद के ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इसलिए सूरदास को रट लेना है, सूरदास को याद कर लेना है। ये रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। देखो कितनी बार कहा गया कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, तो ये रंगभूमि का है दोस्तों, रंगभूमि का। चौगाने हस्ती नामक उपन्यास, उर्दू उपन्यास, प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है, ये भी बताना है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? 79, यानी कि चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद कौन सा है वो आपको बताना है। यहां पर जुगनू, शाम अनुज जी, सिदर, मायाराम, अर्चना, हितेश जी। प्रश्न क्रमांक 79 का उत्तर हमें बताना है सुनीता देवी जी। 79 में क्या उत्तर हो जाएगा विवेक यादव? चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है रंगभूमि, रंगभूमि नाम से, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी पाठशाला जी, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आप बढ़ते हैं आगे, इस प्रकार से आ जाते हैं। हिंदी की जब बात होती है, आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे और फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। रंगभूमि सेवा सदन और प्रेमाश्रय क्रमशः रंगभूमि चौगाने हस्ती का अनुवाद है, सेवा सदन बाजारे हुस्न का अनुवाद है, और प्रेमाश्रम है ना गोयस आफियत का ये दोस्तों अनुवाद है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण क्या है? कई बार पूछा गया है चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण क्या है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। और उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती ये दोस्तों प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास है, और इसका जो रूपांतरण माना जाता है वो माना जाता है रंगभूमि, और रंगभूमि का पात्र है कौन? सूरदास। रंगभूमि का पात्र कौन सा है? सूरदास। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है ना। ये कैसा है? गोदान किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, और साथियों एक चीज और, सुबह 9:30 बजे भी एक क्लास आ रही है आपकी, सुबह 9:30 बजे वो क्लास को भी सभी लोग देखें, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स लेना है वो कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें भी कोर्स लेना है, क्या क्या कोर्स में हमें मिलेगा, किस प्रकार से मेरी तैयारी होगी, वो सारी चीजें हम आपको जानकारी देंगे, है ना। और प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास है गोदान है, तो ये गोदान जो है सामाजिक उपन्यास माना जाता है। कैसा उपन्यास है? गोदान सामाजिक उपन्यास है मुकेश जी, यानी कि सी नंबर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदान एक सामाजिक उपन्यास माना जाता है, गोदान, है ना। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, सामाजिक उपन्यास है। समाज में व्याप्त दोस्तों विभिन्न समस्याओं को इसमें उजागर किया गया है, और गोदान प्रेमचंद का अंतिम सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है, और यह उनकी प्रणतम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव से मटकर केंद्रीय भूत हो गया। होरी उपन्यास का नायक है और वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे छोटे महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते 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 मजदूर हो जाता है, और पिसते 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 सौ। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद होती है। ये दोस्तों समाज की विभिन्न समस्याओं को इसमें उजागर किया गया। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है तब तक कि उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है। 82 का आंसर बताना है सूर्य प्रताप सिंह जी। 82 का आंसर क्या है? पूनम सैनी, नीलकमल जी और दीपा असवाल जी। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? अंतिम उपन्यास बताना है। हाँ, सभी लोग बताएंगे हम इंग्लिश जी। और जो भी साथी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जहां पर आपको फ्री क्विज चलाए जाते हैं। देखो 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक तो फ्री वालों का टेलीग्राम ग्रुप है और एक पेड क्लास वालों का टेलीग्राम ग्रुप है। इस पेड क्लास वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी क्विज टेस्ट होते हैं और फ्री वाले में भी क्विज टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको जिस भी ग्रुप में जुड़ना है वो जुड़ सकते हो। ठीक है, जो पेड मेंबर हैं, पेड जिन्होंने कोर्स लिया है
उनको भी टेलीग्राम ग्रुप में स्पेशल सुविधाएं हैं, साथ ही लाइव क्लासें हैं, टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना। निम्न उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास बताना है, तो अपन ने बता दिया कि सर अंतिम उपन्यास गोदान है, यानी डी नंबर अंतिम उपन्यास गोदान। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण बताना है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? 83 में सभी लोगों को चयन करना है, और 83 बाजारे हुस्न, है ना, बाजारे हुस्न की, बोले सर बाजारे हुस्न की सेवा करना है, बाजारे हुस्न की सेवा करना है, तो सेवा सदन। बाजारे हुस्न की क्या करना है? सेवा करना है, तो बाजारे हुस्न का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सेवा सदन। सेवा सदन यानी बी नंबर, बाजारे हुस्न की सेवा करना है, और सेवा सदन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहां पर कुछ उपन्यास भी दिए हैं, उनको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। हिंदी का बेहतरीन नोवेल इसे कहा है प्रेमचंद जी ने स्वयं, और यह उनकी उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न 1914 का हिंदी रूपांतरण है, और यह भारतेंदु युग से चली आ रही वैचारिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गोदान उपन्यास है, तो गोदान कैसा है? यथार्थवादी उपन्यास है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है? प्रश्न क्रमांक 84 का आंसर यहां पर चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा रेखा कुमारी जी? सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। गोदान उपन्यास है, तो बोले सर गोदान जो उपन्यास है, ये गोदान उपन्यास यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास माना जाता है। कौन सा? गोदान। गोदान यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण जीवन का ये महाकाव्य है गोदान, है ना, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान, है ना, और यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है गोदान, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहां तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया था गोदान तक आते आते, है ना, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहां पर दोस्तों अपन को क्या करना है, इसको देख लो थोड़ा सा। सेवा सदन 1918, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, है ना, प्रतिज्ञा 1928, गबन 1931 और कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और अपूर्ण रह गया मंगलसूत्र, अपूर्ण रह गया मंगलसूत्र। ये इनके क्रम से हैं। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम। पहले आदमी क्या करता है, बोले सेवा करता रहता है, फिर उसे मिलता है वरदान, उसे वरदान मिलता है प्रेम का, उसे वरदान मिलता है प्रेम का, तो वो प्रेम करने लगता है। ठीक है, प्रेम करने लगता है और फिर रंग बिरंगे वह सपने देखता है, रंग बिरंगे सपने देखता है, तो फिर उसका उपन्यास आता है रंगभूमि। रंगभूमि आता है, पहले मजनू बना फिरता था, अब उसका कायाकल्प हो जाता है, अब उसका कायाकल्प हो गया, है ना, कायाकल्प हो गया। और फिर उसकी निर्मला से क्या हो गई, बोले सर निर्मला से शादी हो गई, और फिर इन्होंने प्रतिज्ञा ली, फिर इन्होंने शादी में प्रतिज्ञा ली, है ना, प्रतिज्ञा ली, और ये क्या हो गए, गबन कर गए, प्रतिज्ञा ली और गबन कर गए। कहां के लिए, कर्म भूमि के लिए, ये गबन कर गए कर्म भूमि के लिए। और फिर इन्होंने क्या किया, गोदान किया, फिर इन्होंने गोदान किया, ये भी याद रख लेना। और बोले सर मंगलसूत्र अधूरा रह गया। इस प्रकार से याद रखोगे, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, है ना, और मंगलसूत्र, ये इनके उपन्यास माने जाते हैं, इनको सभी को याद रख लेना है।
ठीक है, याद रखोगे, है ना, इनको याद रखो। एक क्रम से उपन्यास पूछे जाते हैं। गोदान किसका है, कर्मभूमि किसका है, ये सभी पूछे जाते हैं। यहां पर आपको काल क्रमानुसार सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनो, कौन सा सही है, काल क्रमानुसार, प्रेमाश्रम, गबन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि। यहां पर हमने देखा कि यहां पर देख लो सबसे पहले कि यहां पर कौन सा आ गया, बोले सर यहां पर तो प्रेमाश्रम सबसे पहले आता है, तो ये ऑप्शन दोनों कट जाते हैं, कट गए दोनों। अब बच्चे दोनों आपके पास, तो कर्मभूमि 1932-33 में आता, 33 में, है ना। उसके बाद आता है गबन। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोले सर क्या होता है, जल्दी बताओ, गबन पहले आता है कि कर्मभूमि पहले आती है, जल्दी से बताना है। बोले सर पहले गबन और गबन के बाद कर्मभूमि, है ना, गबन कर गए कर्मभूमि को, तो प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। यहां पर थोड़ा सा एक बार और नजर डाल लो, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले सेवा सदन 1918 का आपने पढ़ लिया, वरदान मिला 1921 में, प्रेमाश्रम 1922, ठीक है, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला सतई, निर्मला सतई तो निर्मला सतई, है ना, निर्मला सतई तो 1927, प्रतिज्ञा 29, गबन 1931, ठीक है, ये 33 माना जाता है, कर्मभूमि 32, 33, इस प्रकार से अलग अलग बुक में दिया रहता है। गोदान 36 और मंगलसूत्र, बोले सर मंगलसूत्र अपूर्ण रह गया, मंगलसूत्र अपूर्ण रह गया, तो इनको अपन को पूरे क्रमबद्ध याद भी करना है। क्रमबद्ध पूछे जाते हैं और यहां पर पूछ भी लिया गया। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताओ। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास का नाम बताओ। बोले सर मंगलसूत्र तो अधूरा रह गया, मंगलसूत्र तो अधूरा रह गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रेम कहानियां देखी होंगी, प्रेम कहानियां आगे बढ़ती जाती हैं, और बोले सर अधूरा रह गया, तो क्या रह गया, बोले मंगलसूत्र रह गया अधूरा, है ना। तो ये मंगलसूत्र है और ये प्रेमचंद जी का है, प्रेमचंद जी का, और ये कैसा रह गया, अधूरा रह गया, और ये प्रेमचंद, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर आपका सही होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, प्रश्न क्रमांक 88 का। भी प्रेमचंद के हमने सारे उपन्यास देख लिए, उपन्यास को इनका पढ़ लिया। सबसे पहले सेवा सदन को हमने देखा था 1918 में, है ना, फिर इनका दोस्तों हमने 1921 में भी एक देखा और 22 में भी देखा। ये सारे उपन्यास आपने पढ़े, और इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, और प्रेमचंद का नहीं है, बोले सर सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये तो सारे पढ़े हैं, तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो वो नहीं है, कौन सा, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये प्रेमचंद का नहीं है। बोले सर ये तो अज्ञेय का है, किसका है, अज्ञेय का है, लेकिन ये डी नंबर आपका शेखर एक जीवनी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ये उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है ना, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है, याद रख लेना दोस्तों। और जो अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी हमने बताया था, नाम दिया था किसने, जैनेन्द्र कुमार ने। अज्ञेय जी को अज्ञेय नाम किसने दिया था, जैनेन्द्र कुमार ने। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन प्रयोगवाद जो नाम दिया था वो दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने, अज्ञेय को अज्ञेय नाम दिया था जैनेन्द्र कुमार ने, ठीक है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, शेष उपन्यास प्रेमचंद के हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, और अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन, अज्ञेय। दोस्तों आपने पढ़ा होगा अज्ञेय जी को, अज्ञेय हो चाहे जैनेन्द्र कुमार हो, ईलाचंद्र जोशी हो या फिर डॉक्टर देवराज हो, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। और प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि 89। बोले सर मैंने प्रेम में क्या ली थी, प्रेम में मैंने क्या ली थी, प्रेम में प्रतिज्ञा ली थी, प्रेम में ली थी। आप लोग देखते होंगे, बोले प्रेम में सर बहुत सारे वादे किए थे, बोले भूल गए वो वादे, कैसे कैसे बोलते ना, कसमें वादे प्यार वफा के, बहुत सारे गाने हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं, वादे करते हैं, काय में, प्रेम में। तो ये प्रतिज्ञा उपन्यास भी प्रेमचंद का होगा, इसको भी याद रखो। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, और यह सामाजिक उपन्यास है, इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया। विधवाओं
और अछूतों का प्रश्न इसमें उठाया गया साथियों। और इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा है, निर्मला सतई यानी कि निर्मला सतसई, तो 1927 इसका माना जाता है। और ये निर्मला उपन्यास दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का इसमें चित्रण किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह से संबंधित है, दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह से संबंधित है, तो ये निर्मला है दोस्तों 1927 का। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना आपको बताना है कि वीरांगना नामक बहुत बढ़िया उपन्यास है वीरांगना। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोले वीरांगना से क्या वीरांगना, और वीरांगनाओं के हम क्या गाते हैं? वीरांगनाओं के पाठ पढ़ते हैं, पाठ। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा वीरांगना नामक उपन्यास के जो रचयिता हैं, वीरांगना नामक उपन्यास के जो रचयिता हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वीरांगना, त्रिपाठी जी राम नरेश त्रिपाठी वीरांगना उपन्यास के दोस्तों ये क्या माने जाते हैं? वीरांगना उपन्यास के माने जाते हैं क्या? लेखक माने जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अब साथियों जो भी साथी ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां से आपको ट्रिकी वीडियो, बिल्कुल फुल कंप्लीट ट्रिकी वीडियो मिलते हैं। ट्रिक से एक एक चीज आपको बताई जाती है ना, और विस्तृत अध्ययन कराया जाता है, टेस्ट भी आपको कराया जाता है। आप भी चाहते हो कि सर मुझे याद नहीं होता हिंदी साहित्य, तो पढ़िए ट्रिक से। और कोर्स जो लॉन्च किया है उस कोर्स को आप ले सकते हो। बहुत सारे हिंदी साहित्य के मेरे साथी जिन्हें कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं और ट्रिक से पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य को अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ये आपको याद रखना है। वीरांगना में भगवंती उपन्यास की रचयिता कौन है? भगवंती उपन्यास यानी कि 91 का उत्तर बताना है। भगवंती उपन्यास की रचयिता कौन है? और बोले सर हम भगवती के दर्शन करने जाते हैं, सबसे पहले उठते हैं और भगवती के क्या करते हैं? दर्शन करने जाते हैं। तो ये जो उपन्यास होगा ये अज्ञेय का होगा कि सुदर्शन का होगा? किसका हो जाएगा? सरोज जी सभी लोग बताना है, सभी लोगों को बताना है भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं। और 91 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? भगवंती उपन्यास के जो रचयिता हैं वो कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सुदर्शन यानी कि 1 नंबर भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था, इसको याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, वयम रक्षामय उपन्यास के लेखक कौन है? यानी कि 92 का आपको बताना है। दोस्तों जब हम तैयारी करते हैं पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा और मैं चाहता हूं कि बाद में ना पछताना पड़े साहब, पढ़ाई को आप थोड़ा सा गहराई से समझ लेना है ना, कि मेरा जो हिंदी है, मेरा जो हिंदी साहित्य है वो कैसी है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सरकार बार बार नहीं निकालती, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जैसे भी पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें और अच्छा पढ़ें। ठीक है, वयम रक्षामय है तो क्या है? वयम रक्षामय ये दोस्तों उपन्यास है, और वयम रक्षामय ये चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है वयम रक्षामः, है ना। ये कई बार पूछा गया, वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री, है ना, लिखा गया है। और इसका मुख्य पात्र है रावण, याद रख लेना, रावण ये वयम रक्षामः उपन्यास का पात्र है और इसकी रचयिता है चतुर्सेन शास्त्री, है ना। संबंधित घटनाओं का जिक्र करती है और उनका दूसरा पहलू दिखाती है, ये भी याद रखो। 93 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी से संबंध किसका नहीं है? काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी बीनी चंदरिया, अलग अलग बैतरनी, तो किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी से किसका नहीं है? सभी लोग बताएंगे। और साथियों आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो अपन ने कोर्स लॉन्च किया है उसमें सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें दोस्तों आपको ट्रिकी वीडियो, टॉपिक वाइज ट्रिकी वीडियो मिलेंगे। जैसे नामकरण, आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो, नामकरण पढ़ते हो, तो आपको नामकरण सिर्फ 10-12 लोगों के नामकरण पता होंगे,
लेकिन लगभग 22 से 23 जो विद्वान हैं उन्होंने नामकरण किया हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो आप लोगों को ना तो पुस्तक में मिलता है ना कहीं मिलता है ना। तो ये अलग अलग जो बैतरणी है ये दोस्तों काशी से संबंधित नहीं है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी आंचलिक उपन्यास है, अलग अलग बैतरणी आंचलिक उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का, जिसका संबंध करेता गांव से है। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है, और इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मुड़ती है, ये शिव प्रसाद सिंह की कृति मानी जाती है, ठीक है। और ये याद रख लेना, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है, झीनी झीनी बीनी बीनी चंदरिया, है ना। ये भी काय में बताया गया है, गली आगे मुड़ती है उसमें, और झीनी झीनी बीनी बीनी चंदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है। इसको सभी लोग याद रखेंगे। और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं साथियों कि जो शिव प्रसाद सिंह हैं कि अन्य रचनाएं हैं, वैश्वानर, नीला चांद, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस, मंजूषा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमस्ते करूं, उत्तर योगी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उत्तर योगी, इनको भी याद रखो, शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के स्थलों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने दोस्तों 4 उपन्यास लिखे हैं, अनाम दास का पोथा हो या फिर पुनर्नवा हो, है ना। ये माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं ये किस काल के उपन्यासकार माने जाते हैं, जरा कमेंट में बता दो। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, वास्तव में अपनी तैयारी अच्छी है, तो सभी लोग बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेमचंद युग के पूर्व के, प्रेमचंद युग के, या फिर प्रेमचंदोत्तर युग के, किस युग के माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दोस्तों यहां पर अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है, तो वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का सर्वाधिक इसमें स्थलों का प्रयोग हुआ है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, यह भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों अनामदास का पोथा शीर्षक के लेखक कौन है, इस प्रकार से अनामदास का पोथा माना जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा भी इन्हीं का एक उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। और ये दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास है, अनामदास का पोथा ऐतिहासिक उपन्यास है, इसको भी याद रख लेना, है ना। चारू चंद्र लेख, इनके उपन्यास देखो, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, है ना, और अनामदास का पोथा, यानी कि इन्होंने मात्र 4 उपन्यास लिखे हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और दोस्तों अनामदास का पोथा, ये 4 लिखे हैं, ठीक है। इनको सभी लोग याद रखेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलती नहीं है, और मिलती है तो आप याद नहीं कर पाते, है ना। तो यहां पर देखो कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बताना है। मैंने आपको बता दिया कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है साथियों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके 4 उपन्यास हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको यहां पर बताना है कि इनके जो उपन्यास हैं वो कौन से उपन्यास हैं। सभी लोग चयन करो कौन से उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, इनको सभी लोग चयन करेंगे फटाफट से। कौन सा सही हो जाएगा, सही उत्तर सभी लोगों को चयन करना है। और सभी लोग बताएंगे नितिका तनवर जी और मंजू यादव जी, सभी लोगों को चयन करते जाना है। और चयन करते करते आपने बता दिया कि सर बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये जो उपन्यास हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, इसको भी आपको चयन करना है, बाण भट्ट की आत्मकथा। सभी लोग चयन करो बाण भट्ट की आत्मकथा। अब यहां पर एक वो विधा भी पूछ ली जाती है इसकी साथियों कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है, तो यहां पर आत्मकथा लिखा है और बहुत सारे लोग आत्मकथा में लगा आते हैं, लेकिन ये क्या है, ये दोस्तों क्या माना जाता है,
ये उपन्यास माना जाता है। उपन्यास, इसको याद रखोगे, ठीक है। इसको सभी लोग याद रखोगे। फिर बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा है। अब देखो यहां पर क्या पूछा गया, बाणभट्ट की ए भी पूछ लिया गया और यहां पर आत्मकथा लिखा है। आत्मकथा लिखा है तो आप आत्मकथा ही लगाओगे। आत्मकथा लिखा है तो आप आत्मकथा ही लगाओगे, क्योंकि बोले सर हमने आत्मकथा लिखा देखा था, है ना, इसलिए लगा दिया। और ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा है यह एक उपन्यास है, ये आत्मकथा नहीं लगाना, यह एक उपन्यास है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के युग के बाद के उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेमचंदोत्तर, है ना, ये याद रख लेना है। बहुत सारे प्रश्न यहां पर अगर आते हैं, ये प्रश्न आते हैं तो मात्र 5% लोगों पर बनते हैं। 5% लोगों पर बन पाते हैं कि कौन सा कभी किस युग से संबंधित है, कौन सा कभी किस युग का है ना। और बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो बोले सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंदोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। ये बाणभट्ट की आत्मकथा पूछी जाती है और ये क्या है, एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। इसको याद कर लेना, इसकी विधा पूछी जाती है। चूंकि इसमें आत्मकथा लिखा है इसलिए जिन बच्चों को पता नहीं होता वो आत्मकथा लगा के आते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। चूंकि ये है उपन्यास है तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा साथियों। और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन, यहां पर आ जाते हैं। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है, सभी लोग बताओ। प्रश्न क्रमांक 101 में अभी हमने पढ़े थे दोस्तों, कौन से, बोले सर हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले तो ये प्रेमचंदोत्तर युग के कवि हैं, प्रेमचंदोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। और इन्होंने कुल 4 उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, है ना, और चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये 4 उपन्यास इन्होंने लिखा। और यहां पर पूछा गया चारुचंद्र लेख, तो चारुचंद्र लेख दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, किस धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं, सांस्कृतिक धारा, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी, ये सभी लोगों को बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के कवि माने जाते हैं, जगदीश जी, सरोज, अनीता जी। प्रश्न क्रमांक 102 में और 102 में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। और बी नंबर आपको बिल्कुल सही लगाना है, बी नंबर सामाजिक सांस्कृतिक धारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार थे और इसकी झलक इनके कबीर पुस्तक में मिलती है। इनकी एक कबीर पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना, और इसमें इसकी झलक मिल जाती है ना। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, ये भी आपको बताना है। भट्टिनी बोले बाणभट्ट की आत्मकथा, और भट्टिनी भी इसी बाणभट्ट की होगी। बाणभट्ट और भट्टिनी, बाणभट्ट और भट्टिनी, तो भट्टिनी जो है ये बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका मानी जाती है। और आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृति बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में प्रधान पात्र है बाण, प्रधान पात्र क्या है, बाण। और इस उपन्यास में भट्टिनी तथा निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र है, ये भी याद रख लेना। भट्टिनी और निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र मानी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। उपन्यास हमने पढ़ दिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बोले सर अनाम दास का पोथा हो, पुनर्नवा हो, चारुचंद्र लेख हो या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा हो, ये सारे उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के ये उपन्यासकार माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रीधर मौर्य जी, एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि माने जाते हैं, किस युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और लास्ट में अनाम दास का पोथा, है ना। या आपको पता होगा कि पोता पोती बोले सर लास्ट में ही होते हैं, जिंदगी जब थोड़ी सी बचती है तभी होते पोता पोती, है ना।
तो ये अनाम दास का पोता पोती भी बादई का है। पहले तो बाण भट्ट की आत्मकथा है, आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, और ये पोता पोती बाद में होते हैं। तो पोथा ये बादई में है, ठीक है, याद रखो इसको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे और इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा 1943, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और दोस्तों अनाम दास का पोता 1973, ठीक है। इनको हमें याद रखना है। प्रेमचंद जी प्रेमचंदोत्तर युग के, यानी कि प्रेमचंद युग के बाद के ये माने जाते हैं, ठीक है, प्रेमचंद युग के बाद के माने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और है आपका, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास का नाम बताओ। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, पंडित किशोरीलाल कौन सा नहीं है, बताना नहीं है तो कौन सा नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा नहीं है सरोज कुमार जी, कौन सा नहीं है। हंस यादव, प्रश्न क्रमांक 105 में तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, राजकुमारी या फिर भोजपुर। और साथियों आपको क्या करना है, जो अपना ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस, इसमें प्ले स्टोर में जाकर रिव्यू जरूर देना है कि ये जो ऐप है वो आपको कैसा लगा और इस ऐप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको कैसी और कहां तक मददगार लग रही है, वो भी आपको रिव्यू देना है। रेटिंग भी जरूर करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर, हेमलता जी, है ना। और पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का तरुण तपस्विनी ये उपन्यास है, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल और राजकुमारी ये भी है, लेकिन ये भोजपुर का ठग यानी डी नंबर ये नहीं है। डी नंबर भोजपुर का ठग ये नहीं माना जाता। भोजपुर का ठग पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये गोपाल राम गहमरी, जो कि जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं, गोपाल राम गहमरी, है ना, इनका है, ये याद रखोगे, गोपाल राम गहमरी। रजिया बेगम किसकी रचना है, रजिया बेगम यानी कि 106, बहुत बढ़िया है दोस्तों, रजिया बेगम आपने नाम सुना होगा। प्रश्न क्रमांक 106 में गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फुल्लोरी या फिर प्रसाद, यानी कि 106 और 106 में आपने चयन किया कि रजिया बेगम अभी किशोरी है। रजिया बेगम कैसी है, किशोरी है। किशोरी है कि किशोर है, बोले सर किशोर नहीं किशोरी है, किशोर नहीं किशोरी है, तो रजिया बेगम किशोरी है, रजिया बेगम किशोरी है। तो ये किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, उपन्यास है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, रजिया बेगम किशोरी है, किशोरी है तो किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है। अब यहां पर बताना है सोनू सिंह जी, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित, प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे हैं दोस्तों, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे। और प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती उपन्यास है ये कैसा उपन्यास माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये अधूरा उपन्यास है, और आपको पता है कि जो प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है, बोले सर इरावती ये तो ऐतिहासिक उपन्यास है, क्योंकि ये बती ये सभी चलते थे अपने इतिहास में। अपन पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ते हैं, पद्मावती, है ना, और बती अपन इतिहास में बहुत, इरावती इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल तथा तितली, कंकाल और तितली सामाजिक उपन्यास हैं, है ना, और जो इनका इरावती है दोस्तों ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक, इनको याद रखेंगे। और आज की जो अपनी कक्षा है उसको यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता दूं कि आप चाहते हैं कि सर मैं ये जो मौका है हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी को, इसको व्यवस्थित पढ़ना चाहता हूं। बात 1000 और 1200 की नहीं होती, है ना, बात तो दोस्तों जो पढ़ना चाहते हैं, मैंने देखा है 3-3, 4-4 हजार रुपए फीस भी लोगों ने रखी है, उसको लेकर भी पढ़ते हैं, है ना। और मैंने आपके लिए सबसे कम स्टूडेंट की मर्जी के अनुसार, स्टूडेंट के लोकतंत्र पर आधारित इस फीस को रखा था। बोले सर सबसे कम फीस रखें जिससे सभी लोग इस कोर्स को ले सकें, तो आप सभी इस कोर्स को लेकर भी पढ़ सकते हैं, यानी कि किसी की पहुंच से ये कोर्स बाहर नहीं होगा, है ना। 3-3, 4-4 हजार आपको नहीं रखना। ये कोर्स पूरा 1 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल तक आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो, है ना। कोर्स लॉन्च के 1 साल तक आप इसको पढ़ सकते हो। इस पर आपको ट्रिक भी मिलेंगी,
इस पर आपको विस्तृत अध्ययन भी मिलेगा, इस पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लास भी मिलेंगी और इस पर हर टॉपिक के बाद आपके टेस्ट भी करवाया जाएगा और आपका रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में रोज 300 से 400 प्रश्न का टेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो श्रीधर मौर्य जी, ये नंबर भी नीचे चल रहा है, तो जो भी साथी जानकारी लेना चाहते हैं कि सर मैं 1200 रुपए अगर खर्च करूंगा तो मुझे इस कोर्स में मिलेगा क्या और मेरी तैयारी किस प्रकार से होगी, तो आप इसमें बात भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी दिया है नीचे, मोबाइल नंबर स्लाइड में चल रहा है, उसमें आप बात भी कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। और जो साथी चाहते हैं कि सर मैं लाइव फ्री क्लास से भी पढ़ सकता हूं, अपनी तैयारी कर सकता हूं, तो बिल्कुल करिए। मैं तो चाहता हूं कि आप फ्री लाइव क्लास से अगर आपको बनता है तो आप करिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोर्स लेते हैं तो वहां पर आपको व्यवस्थित तो सारी चीजें मिलेंगी। सुबह 9:30 बजे वाली भी क्लास चलेगी, ठीक है, और बहुत सारी क्लास चलेंगी। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4-4 हजार रुपया मंथ देकर भी पढ़ते हैं साथियों, लेकिन वो कंटेंट जो सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको देता है वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इतने कम समय में और इतनी सारी चीजें याद करवा देना, लिखा तो पुस्तक में भी बहुत कुछ है, लिखा तो पुस्तक में भी बहुत कुछ है, लेकिन याद करने की अगर दम किसी में है तो वो सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको दोस्तों गारंटी लेता है कि आपको याद करवाएंगे। याद तो दोस्तों होकर ही रहेगा और बहुत सारी चीजें देखी भी हैं। ठीक है, बहुत तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। जो भी साथी चाहते हैं कोर्स लेना वो कोर्स ले लें, है ना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, फ्री वाले टेलीग्राम वाला भी ग्रुप है जहां पर कुछ टेस्ट होता है। पेड कोर्स वालों का भी एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर भी टेस्ट क्विज होता है। ठीक है, तो सभी इसी तरह से जुड़ते रहें और दोस्तों बढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। ठीक है, ये क्लासें निरंतर आप तक प्रेषित की जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद।